नमस्कार एंड वेलकम टू बोधिसत्व इंस्टीट्यूट। आयोनिक इक्विलिब्रियम में अब जो जर्नी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है पीएच की जर्नी। क्योंकि उससे पहले थोड़ा सा एक बैकग्राउंड होता है जिसमें वाटर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो यहाँ पर हम एक कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं, दैट इज सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर या सेल्फ डिसोसिएशन ऑफ वाटर। देखिए, कोई भी एसिड या कोई भी बेस जो भी अपनी एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ शो करता है वो सब कुछ पानी के अंदर करता है। तो वाटर ही हमारा एक लेवलिंग एजेंट होगा। देखिए, वाटर के अंदर अगर हम डिसोसिएशन को कंसीडर करें तो देखिए, पानी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो है नहीं। पानी जब डिसोशिएट होगा, आयोनाइज होगा तो प्रोड्यूस करता है एच आयन और ओ एच आयन। लेकिन क्या है ना, जो H प्लस होता है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि एक तो हाइड्रोजन बहुत छोटा एटम है और छोटे एटम पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो बिल्कुल पगला जाता है। तो H पॉजिटिव इज हाईली हाईली रिएक्टिव। तो वो जैसे ही बनता है वो पानी पर ही अटैक कर देता है और पानी पर अटैक करने के बाद वो अपने आप को कुछ हद तक स्टेबलाइज करता है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोनियम आयन। अब ये जरूरी है कि वो वाटर के एक ही मॉलिक्यूल को बाइंड अप करे, वो वाटर के 2 मॉलिक्यूल को, 3 को, अप टू 4 तक को भी वो बाइंड अप करके अलग अलग तरह के हाइड्रोनियम बनाता है। देखिए, जैसे अगर उसने वाटर के 1 मॉलिक्यूल को बाइंड अप किया या वाटर के 2 मॉलिक्यूल को बाइंड अप किया या वाटर के 3 मॉलिक्यूल्स को बाइंड अप किया और मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल्स को वाटर को बाइंड अप किया, तो ये सब हाइड्रोनियम आयन है। ये सब हाइड्रोनियम आयन होते हैं, यानी H प्लस का मतलब हाइड्रोनियम आयन से होगा। तो अगर हम वाटर के डिसोसिएशन को, आयनाइजेशन को और फर्दर कंसीडर करें तो वाटर का डिसोसिएशन कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोनियम आयन एंड OH माइनस। लेकिन क्या लगता है कि पानी बहुत ज़्यादा डिसोशिएट हो रहा है या बहुत ही कम, नाम मात्र के लिए? तो देखिए, पानी के अंदर जो आयंस हैं, हम बात कर रहे हैं प्योर वाटर के, एकदम प्योर वाटर। जब वाटर डिसोशिएट होकर, आयोनाइज होकर हाइड्रोनियम और OH बना रहा है तो उस समय उस वाटर में हाइड्रोनियम और OH आयन बहुत 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 ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कम है। तो अगर मैं यहाँ से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करूँ, जैसे अब तक हमने Kc फाइंड आउट किया, Kp फाइंड आउट किया, फिर कुछ टाइम बाद हमने Ka को भी देखा और Kb को भी देखा, वो सब अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरह के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हुआ करते थे। तो यहाँ पर अगर हम वाटर का डिसोसिएशन देखें तो क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमेशा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिया जाता है। लेकिन क्या है, जो भी सब्सटेंस सॉलिड होते हैं उनकी कंसंट्रेशन 1 होती है और वो लिक्विड जो बहुत ज़्यादा एक्सेस में होते हैं उनकी भी कंसंट्रेशन 1 होती है, और 1 से आप जिस मर्जी को मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K और वाटर की कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है दैट इज कॉल्ड आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो इसी को हम लिख देते हैं आयोनिक प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड KW, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। यानी कि आयंस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट पानी के अंदर, अगर पानी प्योर है तो पानी के डिसोसिएशन से एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर हाइड्रोनियम आयन बनेंगे और OH आयन बनेंगे। तो किसी भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वाटर के अंदर आयंस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट ही उसका आयोनिक प्रोडक्ट मान लिया जाएगा, दैट इज KW। सो अगर मैं बात एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे करता हूँ, मैं बात करूँ अगर 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, जो कि रूम टेम्परेचर माना जाता है, तो KW की वैल्यू 1.0 10⁻⁻14 आ रही है। तो इसका मतलब इस टेम्परेचर पर हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन और OH आयन कंसंट्रेशन दोनों की वैल्यू कहीं ना कहीं 10⁻⁻7 मोलर है, हाइड्रोनियम आयन और OH आयन। क्योंकि देखिए, KW क्या है बेसिकली, दैट इज द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, यानी कि हाइड्रोनियम आयन और OH आयन की कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है दैट इज कॉल्ड KW। पानी के अंदर हाइड्रोनियम आयन
और OH आयन की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो क्योंकि Kw की वैल्यू कहीं ना कहीं 10⁻⁻14 आती है, तो ये दोनों जब 10⁻⁻7 होंगे तो बड़े आराम से 10⁻⁻14 आ जाएगी। तो आप खुद ही देखिए कि पानी के अंदर जो हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन है या जो पानी के अंदर OH आयन कंसंट्रेशन है वो तो बहुत बहुत कम है। मतलब अगर मैं आइडिया लगाऊं तो पानी के अगर 1 मिलियन मॉलिक्यूल्स हैं, 1 मिलियन मॉलिक्यूल, तो उसमें पानी का केवल एक ही मॉलिक्यूल आयंस की फॉर्म में डिसोशिएटेड होगा। 1 मिलियन मॉलिक्यूल्स में से मात्र एक मॉलिक्यूल पानी का आयोनाइज होगा, आयंस की फॉर्म में डिसोशिएटेड होगा, जो कि बहुत बहुत कम है, बहुत बहुत कम है। तो ये कंसंट्रेशन जो आयंस की कंसंट्रेशन आ रही है ये तो बहुत कम है। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या देखा कि Kw इज इक्वल टू K इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, और इसी को हमने आयोनिक प्रोडक्ट का नाम दिया है। अब देखिए पानी की यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है, क्या लेंगे आप? अरे अगर आपने पानी को 1 लीटर ले लिया तो 1 लीटर पानी में पानी के मोल कितने होंगे? 1 लीटर पानी का मतलब होता है 1000 ml पानी। 1 लीटर पानी का मतलब 1000 ml पानी, और पानी की डेंसिटी सारी दुनिया जानती है 1 ग्राम पर ml। तो 1000 ml पानी का मतलब हो गया कहीं ना कहीं 1000 ग्राम वाटर। तो अगर मैं यहाँ से वाटर के मोल निकालूं तो 1000/18 दैट इज 55.5 इतने मोलर, क्योंकि 1 लीटर पानी में पानी के इतने मोल हैं, 1 लीटर सॉल्यूशन में पानी के इतने मोल हैं, तो यही कहीं ना कहीं पानी की मोलारिटी भी मानी जाएगी, कंसंट्रेशन मानी जाएगी, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो जब भी कोई लिक्विड एक्सेस में होता है तो 1 मान लिया जाता है। तो फिलहाल 25 डिग्री सेल्सियस पे Kw की वैल्यू 10⁻⁻14 यूनिट मानी जाती है 25 डिग्री सेल्सियस पर। लेकिन इतना तो हमें पता ही है कि जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होते हैं, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं, वो तो केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करती है उनकी वैल्यू। आप कंसंट्रेशन को कितना भी कम ज़्यादा कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रेशर कम ज़्यादा कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका इफेक्ट आता है केवल और केवल टेम्परेचर पे। क्योंकि देखो वाटर का जो डिसोसिएशन है कहीं ना कहीं वो एंडोथर्मिक तो है, वाटर का जो डिसोसिएशन है कहीं ना कहीं वो एंडोथर्मिक है, और जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं हमेशा इक्विलिब्रियम कहाँ जाता है? एंडोथर्मिक साइड में जाता है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड अपॉन में बैकवर्ड होता है। तो यहाँ पर फॉरवर्ड का रेट बढ़ने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी, यानी कि Kw की वैल्यू बढ़ जाएगी। और ये देखा गया कि अगर मैं चलो इसको 30 डिग्री सेल्सियस कर दूं तो Kw की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाएगी 1.5 10⁻⁻14। अगर मैं इसको 40 डिग्री कर देता हूं तो वैल्यू और बढ़ जाती है कि Kw की वैल्यू और बढ़ जाती है, दैट इज 3 × 10⁻⁻14। और अप टू अगर हम इसको 60 डिग्री ले जाएं तो ये वैल्यू कहीं ना कहीं बढ़ के 10 × 10⁻⁻14 दैट इज 10⁻⁻13 को अप्रोच करती है। और अगर टेम्परेचर कम कर दिया जाए तो Kw की वैल्यू और इससे भी कम हो जाती है, दैट इज 10⁻⁻15 एट 0 डिग्री सेल्सियस। यानी एक बात तो क्लियर हो गई कि जो पानी का डिसोसिएशन कांस्टेंट है, वाटर का जो आयनाइजेशन कांस्टेंट है, इट इज समवेयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा डिसोशिएट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आयंस बनाने लगेगा। टेम्परेचर कम करेंगे तो पानी का आयनाइजेशन कम होगा। ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं Kw की वैल्यू टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। लेकिन हम इस चैप्टर में जो मैक्सिमम टाइम अपना या जो मैक्सिमम कॉन्सेप्ट हमारा रहता है वो 25 डिग्री सेल्सियस पे रहता है। तो अब एक बात क्लियर हो गई कि पानी अगर प्योर है, फॉर प्योर वाटर, पानी बिल्कुल प्योर है, फॉर प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, वाटर का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है दैट इज हाइड्रोनियम आयन इंटू OH आयन कंसंट्रेशन, इसकी वैल्यू 10⁻⁻14 होगी। तो इसका मतलब साफ है कि प्योर वाटर में हाइड्रोनियम आयन और OH आयन दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है 10⁻⁻7 मोलर, -7 मोलर।
देखो हाइड्रोनियम आयन क्या शो करता है, हाइड्रोनियम आयन शो करता है एसिडिक बिहेवियर, क्योंकि कोई भी एसिड एच आयन देता है, एच आयन हाइड्रोनियम का, एच आयन का मतलब ही हाइड्रोनियम है। तो कहीं ना कहीं प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोनियम आयन, कहीं ना कहीं जो हाइड्रोनियम आयन की प्रेजेंस है ना सॉल्यूशन में, वो कहीं ना कहीं एसिड की प्रेजेंस को शो कर रही है। इसी तरह पानी में अगर OH आयन है, OH आयन कौन होता है, बेसिक, क्योंकि बेस आरएनएस क्या कहता है कि जो भी सब्सटेंस OH आयन फर्निश करेगा वो बेसिक होता है। तो OH आयन कहीं ना कहीं बेस को रिफ्लेक्ट कर रहा है और हाइड्रोनियम आयन कहीं ना कहीं एसिडिक प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, और ये दोनों मिलके आपस में रिएक्ट करके पानी बनाएंगे। तो जितना एसिडिक है उतना बेसिक है, जितना एसिडिक उतना बेसिक। तो पानी यहां पर हो गया न्यूट्रल, पानी हो गया न्यूट्रल, क्योंकि उसमें जितनी एसिडिक प्रॉपर्टी है उतनी ही बेसिक प्रॉपर्टी है। तो वाटर न्यूट्रल हुआ। 25 डिग्री सेल्सियस पे भी मैं बात कर रहा हूं, और 25 डिग्री सेल्सियस पर जो भी अपना सॉल्यूशन है यानी पानी है, उसमें जितने हाइड्रोनियम है उतने ही OH आयन है, और दोनों की कंसंट्रेशन बिल्कुल बराबर है, 10⁻⁻⁷ मोलर आ रहा है। अच्छा, तो अगर ये बात 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो 60 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो रही है, 60 डिग्री सेल्सियस पे भी यही होगी। हमने पानी में कुछ मिलाया ही नहीं, बस पानी ज़्यादा टूटने लगेगा। पानी जितना ज़्यादा टूटेगा उतने ज़्यादा हाइड्रोनियम बनेंगे, उतने ज़्यादा OH आयन बनेंगे, और इनकी कंसंट्रेशन अब आ गई 10⁻⁻⁶ मोलर। तभी तो KW कितना आया था, KW कितना आ गया था यहाँ पर, आप देखिए KW की वैल्यू 10⁻⁻13 अगर आ रही है, -13 का मतलब हो गया तो 6.5, तो KW हमारा 10⁻⁻13 है। ठीक है, तो कभी ना कभी बढ़ते बढ़ते KW किसी ना किसी टेम्परेचर पर -12 भी हो सकता है। तो जिस टेम्परेचर पर भी, जिस T टेम्परेचर पर KW की वैल्यू 10⁻12 होगी, उस टेम्परेचर पर भी हाइड्रोनियम और OH आयन की कंसंट्रेशन बराबर ही तो होगी। यानी कि टेम्परेचर T डिग्री है या 60 डिग्री है या 25 डिग्री है, पानी तो न्यूट्रल है ना, हमने तो पानी में कुछ भी नहीं मिलाया। न्यूट्रलिटी का मतलब क्या है कि हाइड्रोनियम और OH आयन जब पानी में बराबर हैं, या किसी भी XYZ सॉल्यूशन में वो बराबर हैं, तो वो सॉल्यूशन न्यूट्रल माना जाएगा, क्योंकि उसमें जितनी एसिडिक प्रॉपर्टी है उतनी ही बेसिक प्रॉपर्टी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हाइड्रोनियम आयन एसिडिक को शो करता है और OH आयन बेसिक प्रॉपर्टी को रिफ्लेक्ट करता है। तो अब अगर क्या हो, हम पानी में एसिड ऐड कर दें 25 डिग्री सेल्सियस में, मैं बात जो भी करूंगा वो 25 डिग्री सेल्सियस पर कर रहा हूं। इफ वाटर इज एडेड, सॉरी, इफ एसिड इज एडेड, इफ HCl इज एडेड टू वाटर, चलिए अगर हम प्योर वाटर में, देखो पानी की दुनिया कैसी थी, पानी की दुनिया पहले ऐसी थी, पानी डिसोशिएट होकर हाइड्रोनियम दे रहा है और OH माइनस भी दे रहा है। लेकिन अब आप पानी में एसिड मिला देते हैं, लाइक HCl, HBr, HI, H2SO4, HNO3, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर हम पानी में एसिड मिला दें तो क्या होगा, देखिए हमने पानी में एसिड मिला दिया, अब कौन सा एसिड है, HCl। HCl एक बहुत ही खतरनाक एसिड है, 100% डिसोशिएट होगा, 100% डिसोशिएट हो गया। अब उसके डिसोशिएशन से क्या हुआ, जैसे ही पानी में आपने HCl मिला दिया, जैसे ही पानी में आपने HCl मिलाया, पानी के अंदर पहले H आयन कितने थे, जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस था, तब पहले पानी में हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन 10⁻⁻⁷ मोलर थी। लेकिन जैसे ही आपने HCl मिलाया ना, एकदम से कंसंट्रेशन पानी के अंदर हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन एकदम से मल्टीप्लाई हो गई। हो सकता है 1000 टाइम्स हो जाए, 10,000 टाइम हो जाए, 1 लाख टाइम्स हो जाए। कंसंट्रेशन हाइड्रोनियम आयन की एकदम से पानी के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर बढ़ गई, एकदम से बढ़ गई, मल्टीप्लाई हो गई। तो पानी का जो KW है, दैट इज हाइड्रोनियम आयन इनटू OH आयन। अब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं ली-चैटल प्रिंसिपल इन्वॉल्व हो गया, कहीं ना कहीं कॉमन एन इफेक्ट आ गया, बिकॉज अब सॉल्यूशन में हाइड्रोनियम आयन कॉमन हो गए हैं। नाउ देयर आर द 2 सोर्सेज ऑफ हाइड्रोनियम आयन, कुछ हाइड्रोनियम आयन आ रहे हैं पानी से और कुछ हाइड्रोनियम आयन आ रहे हैं HCl से।
अब दो तरफ से देर आर टू सोर्सेज ऑफ हाइड्रोनियम आयन, वाटर एज वेल एज एसिड। वाटर से जो H आयन आ रहे हैं वो बहुत 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 ज्यादा कम आ रहे हैं, लेकिन एसिड से जो हाइड्रोनियम आयन आ रहे हैं वो भर भर के आ रहे हैं, एकदम भर भर के। तो टोटल हाइड्रोनियम आयन कितना होगा, कुछ कंट्रीब्यूशन पानी से, कुछ कंट्रीब्यूशन एसिड से। पानी का जो कंट्रीब्यूशन है वो नेग्लिजिबल है, तो हाइड्रोनियम आयन मेन जो आ रहे हैं वो एसिड से आ रहे हैं। तो अब जैसे ही हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन बढ़ी, ऊपर वाला इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन ली-चार्टर प्रिंसिपल कहता है आप जो मर्जी कर लीजिए, कंसंट्रेशन को जो मर्जी कर लो, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब तो हो जाएगा, लेकिन वो अपने आप को री-एस्टैब्लिश कर लेगा। हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन बढ़ तो गई, वो अब OH आयन से रिएक्ट करके इक्विलिब्रियम को बैक में लेके जाएगी। थोड़ी देर में एक नया इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ठीक है, नया इक्विलिब्रियम तो आ जाएगा क्योंकि हाइड्रोनियम की कंसंट्रेशन बहुत बढ़ गई। वो बढ़ी हुई कंसंट्रेशन अब OH आयन से रिएक्ट करके इक्विलिब्रियम को बैक में लेके जाएगी, तो OH आयन धीरे धीरे कम होंगे। थोड़ी देर बाद एक नया इक्विलिब्रियम आ जाएगा, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कभी नहीं बढ़ती। मैं इसको ऐसे समझाना चाहता हूं कि मान लीजिए अब हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁻² हो गई, तो OH आयन कंसंट्रेशन विल बी 10⁻⁻12, क्योंकि इनका प्रोडक्ट नहीं बदलेगा, KW नहीं बदलेगा एज लॉन्ग एज टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। अगर मान लीजिए हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁻³ है, तो OH आयन कंसंट्रेशन विल बी 10⁻⁻11। यानी कि एक वैल्यू मैंने बढ़ा दी तो दूसरी अपने आप को कम कर लेती है, ताकि उनका जो प्रोडक्ट है KW जो है वो उतना का उतना ही रहे। इफ इट इज 10⁻⁻4 then it should be 10⁻⁻10। if it is 10⁻⁻5 then it should be 10⁻⁻9। यानी इनका जो प्रोडक्ट है ना वो नहीं बदलेगा, लेकिन क्योंकि पानी में आपने अब एसिड ऐड कर दिया तो माहौल एसिडिक हो चुका है। तो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक कब होता है, जब उसमें हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन OH माइनस से ज्यादा हो जाती है। देखो ये मत सोचिएगा कि एसिड का मतलब केवल H आयन है या बेस का मतलब केवल OH आयन है। देखो कोई भी एसिड या बेस अपना जो भी एक्शन शो कर रहा है वो पानी के अंदर कर रहा है। पानी के अंदर पहले से ही H आयन और OH आयन दोनों थे। अब तुमने एसिड मिला दिया तो एसिड की वजह से H आयन की कंसंट्रेशन OH आयन से ज्यादा हो गई, माहौल एसिडिक हो गया। ठीक है, एसिडिक हो गया। लेकिन आप देखिए कि हाइड्रोनियम और OH आयन की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट नहीं बदल रहा, बिकॉज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू केवल टेम्परेचर से चेंज होती है और टेम्परेचर चेंज कर ही नहीं रहे। अगर हम वाटर ऐड कर दें, लेकिन हाँ ये ध्यान रखिएगा टेम्परेचर मैं नहीं बदल रहा हूँ। इफ बेस लाइक NaOH इज एडेड टू वाटर, अगर हम पानी में NaOH ऐड कर दें तो क्या होगा। देखो पानी की हंसती खेलती जिंदगी कैसी थी, ऐसी थी। पानी के अंदर कुछ हाइड्रोनियम थे, कुछ OH आयन थे, और वाटर का KW आप जानते हैं क्या होता है 25 डिग्री सेल्सियस पे पानी प्योर है तो दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है, 10⁻⁻7 10⁻⁻7। बट व्हाट हैपेंड इफ वी एडेड स्ट्रॉन्ग बेस, अगर हम पानी में NaOH ऐड कर देते हैं तो OH आयन की कंसंट्रेशन एकदम से बहुत बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाएगी। लेकिन OH आयन की कंसंट्रेशन बढ़ने से इक्विलिब्रियम बैक में जाएगा। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन प्रोडक्ट बढ़ गई, प्रोडक्ट ज्यादा होंगे तो रिएक्टेंट ज्यादा बनते हैं, ऐसा ली-चार्टर प्रिंसिपल कहता है। तो OH आयन कंसंट्रेशन जो ज्यादा हो गई है वो हाइड्रोनियम से रिएक्ट करके इक्विलिब्रियम को बैक में ले जाएगी, यानी हाइड्रोनियम आयन धीरे धीरे कम होने लगेगा। KW क्या होता है? KW होता है प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोनियम आयन इनटू OH माइनस। हाँ, ये 10⁻⁻14 है, इट रिमेन 10⁻⁻14 क्योंकि ये तो केवल टेम्परेचर से चेंज होगा। अब अगर मैंने ये वैल्यू 10⁻⁻1 कर दी तो हाइड्रोनियम की वैल्यू बहुत ज़्यादा अपने आप को डिक्रीज करेगी, लेकिन प्रोडक्ट यही रहेगा। इफ इट इज 10⁻⁻2 देन इट इज 10⁻⁻12। ये -3 है तो ये -11 हो जाएगा, ये -4 है देन इट इज -10। यानी कि इनका जो प्रोडक्ट है वो नहीं बदलेगा। लेकिन अब माहौल क्या हो गया है? अब माहौल बेसिक हो गया, क्योंकि OH आयन कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं हाइड्रोनियम से ज्यादा हो गई है। यहां पर जो OH आयन कंसंट्रेशन है वो कहीं ना कहीं हाइड्रोनियम से ज्यादा है। यानी पानी के अंदर अगर दोनों बराबर हैं तो वो न्यूट्रल है, लेकिन अगर किसी भी सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोनियम OH से ज्यादा है तो वो सॉल्यूशन एसिडिक है, और अगर OH आयन हाइड्रोनियम से ज्यादा है तो वो सॉल्यूशन उस समय बेसिक सॉल्यूशन माना जाएगा।
ठीक है ना, क्योंकि किसी भी एसिड का जो भी एक्शन है वो पानी के अंदर है, और पानी के अंदर एच आयन और ओ एच आयन दोनों होते हैं। तो आप ये मत समझिएगा कि HCl का अगर कोई भी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है या NaOH का कोई भी कंसंट्रेटेड बेसिक सॉल्यूशन है तो उसमें केवल एच आयन या ओ एच आयन होंगे रिस्पेक्टिवली, लेकिन ऐसा नहीं है। HCl वाले सॉल्यूशन में एच आयन भी है और ओ एच आयन भी है। सेम वे NaOH के सॉल्यूशन में ओ एच आयन भी है तो एच आयन भी है। दोनों में से किसी एक की डोमिनेंसी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन टेम्परेचर 25 डिग्री पर ही मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि Kw की वैल्यू टेम्परेचर से बदल जाती है और वो टेम्परेचर बढ़ाने पर इंक्रीज होती है। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। आयनाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्लियर हो गया। तो अब क्या है कि सॉल्यूशन में एच आयन कंसंट्रेशन भाई 10⁻⁻², -3, -4, -5 कुछ भी हो सकती है, या 2.5 10⁻⁻⁴ हो सकती है, या 6.75 10⁻⁻⁵ कुछ भी हो सकती है। एच आयन कंसंट्रेशन तो सॉल्यूशन में कुछ भी हो सकती है। तो कौन सॉल्यूशन कितना एसिडिक होगा, कितना बेसिक होगा, ये बात हमें एच आयन कंसंट्रेशन से तो पता चलेगी कि जिसमें एच आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होती है वो ज्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, एच आयन जितने कम होंगे उतना वो सॉल्यूशन लेस एसिडिक होगा। अब एक साइंटिस्ट रहे हैं सोरेनसन, उन्होंने क्या किया, एक मेथड डेवलप किया कि एच आयन कंसंट्रेशन को एक न्यूमरल वैल्यू में रिफ्लेक्ट किया कि सॉल्यूशन में एच आयन कंसंट्रेशन है, उसको उन्होंने एक पर्टिकुलर नंबर में कन्वर्ट कर दिया, एक नंबर में कन्वर्ट किया जिससे कॉमन आदमी समझ सके कि हाँ ये सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक, जिसको उन्होंने नाम दिया था पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू बेसिकली हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को ही, पीएच बेसिकली हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, जिसको हम समझेंगे और अच्छी तरह से जानेंगे कि व्हाट इज पीएच वैल्यू और उस पर कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सबको हम समझते हैं। पर उसको एक नेक्स्ट वीडियो में लेंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि पीएच का अपना ही एक अलग से साम्राज्य है, तो हमें उसको पूरी इज्जत प्लस आदर प्लस पूरा सम्मान देना चाहिए। तो मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करता हूँ। मिलते हैं, टिल देन गुड बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।